Hello student, I'm Mr. Mohammad Saqib, your biology teacher and I welcome you all in my YouTube channel, The Bios Planet. तो अभी तक मैंने इसके बारे में 2 वीडियो डाली है इस चैप्टर में जो हमने पढ़ रहे हैं। सेकंड चैप्टर है आपका क्लास 11 एनसीईआरटी का क्लास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने पहले उसके इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन थोड़ा सा बताया, फिर उसके बाद मैंने बताया कि कैरेक्टरिस्टिक 5 किंगडम सिस्टम के बारे में, किस तरह से उसकी डिस्कवरी हुई या फिर कैसे उसके इस मॉडल को दिया गया, किस साइंटिस्ट ने दिया, मोनेरा कैसे आया, किस तरह से फंजाई आया, एनिमलिया प्लांटी के बारे में, इनका रोल क्या था, अरिस्टोटल का और इन लोगों का रोल क्या था उसमें। तो हमने उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा। अब जो हम बात करने, फिर क्राइटेरिया क्या थी, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अब जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें हम फर्स्ट किंगडम के बारे में स्टडी करेंगे। और फर्स्ट किंगडम इसमें आता है, आपने पढ़ा होगा, देयर आर 5 किंगडम। नंबर 1 मोनेरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, नंबर 3 फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। प्लांटी एंड एनिमलिया के बारे में बताया कि ये हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 है, उन दोनों को हम जब पढ़ेंगे तो उसमें हमें 2 चीज़ें मिलेंगी। उसका हम कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 हमें प्लांटी एंड एनिमलिया के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम पढ़ेंगे। ओके, बट इस चैप्टर में हम जो पढ़ रहे हैं इसमें हमें पहले मोनेरा को पढ़ना है, फिर उसके बाद प्रोटिस्टा को पढ़ना है, फिर उसके बाद फंजाई वाले किंगडम को पढ़ना है। 3 किंगडम को तो हमें इस चैप्टर में ही कवर करना है। इसका मतलब हम हर चैप्टर को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं लिखा है, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि हर चीज़ को समझने के लिए थोड़ा से बियॉन्ड द एनसीईआरटी भी जाके इसमें काम करें। ओके, तो आई होप कि आपकी समझ में आएगा। चलो, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है? किंगडम मोनेरा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सॉरी, किंगडम मोनेरा बड़ा ही इंपॉर्टेंट किंगडम है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इवन नीट और एम्स के लिए जो एग्जामिनेशन होते हैं ना, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। एक एक पॉइंट समझेंगे, हर चीज़ को समझेंगे, ये काफ़ी यूजफुल होने वाला है लेक्चर। तो आप एकदम आराम से इसे पढ़ें। तो अब देखो, हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में, और किंगडम मोनेरा क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझ लेते हैं। देखो, माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा ही फील्ड है जिसमें बहुत सारी स्कोप भी है। तो आप लोग कभी ऐसे चैप्टर को बिल्कुल मिस ना किया करें। ओके, और मैं तो ये सजेशन दूंगा कि इस टाइम जो आपका लॉकडाउन चल रहा है या फिर आपका जो पेंडेमिक डिजीज़ की वजह से आप कहीं नहीं जा पा रहे हैं, देखो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी यही प्राणी है, यही सारे क्या नाम है, जैसे बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया का जो एक कहते हैं ना, बाप नहीं कहेंगे, आई एम ए टीचर सो आई हैव टू यूज रेस्पेक्टफुल वर्ड, पापा। तो जो बैक्टीरिया का पापा है वो वायरस है। ओके, तो वो वायरस जो है ना, वो कोविड-19 आजकल बवाल मचाए हुए, तो उसको तो हम बाद में देखेंगे। अभी जो हम चल रहे हैं सीक्वेंस वाइज चलते हैं, वायरस भी आएगा आगे, लेकिन हम बहुत ज़्यादा उस कोविड-19 को नहीं पढ़ेंगे। बाकी जनरल वायरस, टोबैको मोज़ैक वायरस को देख लेंगे, उतना ही काफ़ी है। बाकी रियल वाले वायरस, ये वाला जो 19 है ना, ये कोविड-19, ये बड़ा ही खतरनाक है। तो आपको एक राय ज़रूर दूंगा, स्टे होम, स्टे सेफ। बहुत ज़्यादा कूदने की ज़रूरत नहीं, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। कंटेनमेंट जोन में घुस के वहाँ पे जाके क्या नाम है, फ्रेंडशिप करने की ज़रूरत नहीं है। अभी घर पे रहो और सेफ रहोगे। तो किंगडम मोनेरा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। किंगडम मोनेरा, पहले ही मैंने बताया कि देखो, सबसे पहले जो टर्म दिया गया था, प्रोटिस्टा को सबसे पहले बनाया गया। ओके, प्रोटिस्टा को सबसे पहले लाया गया, और उसके बाद सेकंड जो लेकर आए लोग, वो आपका क्या था, सेकंड पे जो किंगडम आया, जैसे एनिमलिया प्लांटी तो पहले ही डिस्कवर हो चुका था। उसके बाद क्या आया, उसके बाद आपका प्रोटिस्टा आया, जिसे डस्टबिन की तरह से यूज किया गया। जो एनिमलिया प्लांटी में नहीं मिल रहा, उसे किस में डाल दिया गया, प्रोटिस्टा में डाल दिया। अब प्रोटिस्टा के बाद जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक और किंगडम दिया जो इन तीनों में मैच नहीं कर रहे थे, ना प्रोटिस्टा में फिट बैठ रहे थे, ना प्लांटी ना एनिमलिया में। उनके लिए एक अलग से लेकर आए और उनके लिए एक अलग कैटेगरी बना दी, और वो मोनेरा, उसका नाम, किंगडम का नाम क्या रखा, मोनेरा रखा। वो साइंटिस्ट कौन है? अर्नस्ट हेकल। अर्नस्ट हेकल। तो अर्नस्ट हेकल ने क्या किया कि एक किंगडम दिया जिसका नाम था मोनेरा,
और ये मुनरा जब बना तो उसमें कैसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया, ये मे बी कोपलैंड ने, याद नहीं आ रहा है, खैर उसको बहुत ज़्यादा उसे समझने की ज़रूरत नहीं है, जो हैकल ने दिया था इसके बारे में हमने पहले भी बताया था। तो कोपलैंड ने या किसी ने इस चीज़ को बताया कि ये जो आपका क्या नाम है, ये ग्रुप है, क्या नाम है, मुनरा का जो ग्रुप है उसमें कौन से ऑर्गेनिज्म रखे जाएंगे, वो ऑर्गेनिज्म रखे जाएंगे जो प्रोकैरियोटिक होंगे। ओके, वो ऑर्गेनिज्म रखे जाएंगे जो क्या होंगे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे। ओके, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म गोना बी प्लेस्ड इन दिस ग्रुप। ओके, तो यहां तक हमने समझ लिया। अब इसके आगे पढ़ते हैं। ओके, तो इसमें क्या किया गया कि इसमें किसको रखा गया, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या आते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जनरली वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें न्यूक्लियस जो होता है ना, वो प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है। मींस उनके अंदर डीएनए तो होता है, बट उस डीएनए को कवर करने के लिए या उस डीएनए वाले पार्ट को साइटोप्लाज्म से अलग करने के लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता, या कोई बाहर से कोई कवरिंग नहीं होती, यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है। ओके, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी तो उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिनके पास डीएनए तो होता है बट डीएनए इज नॉट कवर्ड विद सम स्पेशल टाइप ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा तो आप उसे किंगडम मुनेरा में रख देंगे। अब इसमें किस टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं, इसमें देखो सिंपली मैं 2-3 नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जैसे इसमें पहले तो सबसे पहले हम बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा आपके ब्लू ग्रीन जो एल्गी होते हैं, जो आपके ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं उनको रखा जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा इसमें आपके जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उनको भी रखा जाता है। आर्की बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया के अलावा और कौन से ऑर्गेनिज्म, एक और होता है माइकोप्लाज्म। ने यहाँ तक देख लिया, इसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, आर्की बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, ये सारी चीजें। माइकोप्लाज्म का आपने नाम सुना होगा, इसलिए माइकोप्लाज्म का मैं नाम बता रहा हूँ बिकॉज इट इज द स्मॉलेस्ट सेल, ये, या फिर हम समझ सकते हैं दिस इज द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, समझ सकते हैं। तो ये सबसे छोटी सेल होती है। ओके, अब चलो, अब इसके बाद हम बात करते हैं चलो इसमें क्या है, नेक्स्ट हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं किसकी, किंगडम मोनेरा की कैरेक्टरिस्टिक्स। किंगडम मोनेरा की हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। अब इसमें पहली चीज, ये यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल के बने होते हैं, फर्स्ट। सेकंड, इसमें क्या हो सकता है, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। आपको बताया हमने प्रोकैरियोटिक क्यों, बिकॉज दे हैव वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। ओके, दूसरा हो गया प्रोकैरियोटिक। उसके बाद थर्ड कैरेक्टर, एक चीज और, इनके पास जो डीएनए होता है ना वो सर्कुलर डीएनए होता है। हमारा जो डीएनए होता है वो आपका कौन सा डीएनए होता है, वो लीनियर डीएनए होता है। हमारा जो डीएनए होता है उसका शेप कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। इसका एक स्ट्रैंड ये हो गया और एक स्ट्रैंड ऐसे हो गया। ओके, ये इस तरीके से आपका लीनियर डीएनए होता है। बट इनका जो डीएनए होता है ना वो ऐसे सर्कुलर, क्या नाम है, ऐसे सर्कुलर डीएनए एक सर्किल में होता है। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है लीनियर और सर्कुलर डीएनए के लिए, कि उनको सर्कुलर, उनका शेप सर्कुलर क्यों है, इनका लीनियर क्यों है। तो एक हिस्टोन प्रोटीन होता है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो जैसे स्पेशली क्लास 12th में जब हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब आप डीएनए को कंप्लीट स्टडी करेंगे, क्योंकि डीएनए के बारे में वही सबसे बेस्ट चैप्टर आपको क्लास 12th में मिलेगा, तो उसको जब हम पढ़ेंगे ना तो हम उसमें देखेंगे हिस्टोन प्रोटीन को देखेंगे कि हिस्टोन प्रोटीन जो जनरली एक बेसिक प्रोटीन होते हैं तो उनका फंक्शन क्या है। तो हिस्टोन प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दिस आवर डीएनए एज लीनियर डीएनए एंड देयर डीएनए इज मेड। अगर हिस्टोन प्रोटीन होगा तो ये लीनियर होगा और नहीं होगा तो सर्कुलर होगा। अब इनके पास पाया जा रहा है कौन सा, सर्कुलर डीएनए पाया जा रहा है। तो इनका डीएनए जो है वो सर्कुलर डीएनए
इनके साथ क्या एसोसिएट नहीं होता, देयर इज नो हिस्टोन, देयर इज नो हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, जब इनका हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा तो ये डीएनए कौन से होंगे, ऑफ कोर्स कौन से डीएनए, सर्कुलर डीएनए। ठीक है, अब ये हो गया सर्कुलर डीएनए, और इस सर्कुलर डीएनए को एक और नाम दिया गया है न्यूक्लियोड, मतलब जिस रीजन में पाए जाएंगे, जिस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होगा, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोड। स्पेलिंग थोड़ा सा आगे पीछे हो सकती है, तो न्यूक्लियोड। अब ये हो गया आपका। अब इसमें नेक्स्ट जो आपका है, इसमें देखो सेल ऑर्गेनेल के बारे में बात करते हैं। तो इनके जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं, दोज सेल ऑर्गेनेल्स हैविंग नो मेम्ब्रेन, और इनमें वही सेल ऑर्गेनेल पाए जाएंगे जिनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होते। मैंने यहाँ पे जो डायग्राम बनाया हुआ है वो एक बैक्टीरिया का डायग्राम है, ये एक एग्जांपल है। इसमें आपको ना तो कहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा, ना तो क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलेगा, ना तो इनके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगी, ना ही इसमें गोल्जी बॉडी देखने को मिलेगी, लाइसोसोम देखने के लिए मिलेंगे। ये सारी चीजें इसमें एब्सेंट होंगी। ओके, जब ये सारी चीजें एब्सेंट होंगी, इसका मतलब दे हैव membraneless cell organelle. Number 4, they have membraneless organelles. ओके, नंबर 5, इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें जो राइबोसोम, देखो राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बिकॉज राइबोसोम इज द साइट वेयर द प्रोटीन सिंथेसिस गोना बी टेकन प्लेस। देखो मैं कोशिश करूंगा क्या कि ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट हो, उसके बाद हम प्लांट किंगडम को पढ़ने के बजाय एक और पहले चैप्टर पढ़ लेते हैं, वो होगा आपका सेल वाला। क्योंकि सेल वाला चैप्टर जब तक हम समझ नहीं पाएंगे ना, तब तक इसमें बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, हमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और चीज़ें फर्क नहीं पड़ेगा, और बहुत सारी चीज़ें हमारी समझ में नहीं आएंगी। तो कुछ बेसिक चैप्टर होते हैं, जैसे सेल का चैप्टर हो गया, बायोमोलिक्यूल का चैप्टर, बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। अगर वो चैप्टर हमें अच्छे से पता रहते हैं ना, तो ये समझ में आता है। तो इसका सीक्वेंस मेंटेन करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपका एनसीईआरटी तो है चैप्टर नंबर 1, 2, 3 ऐसे करके, लेकिन हम उस सीक्वेंस को मेंटेन करने के बजाय हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को के लिए क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करने के लिए पहले उन 2-3 चैप्टर को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन दोस चैप्टर। उसके बाद जब हम यहाँ पे वापस आएंगे ना, तो देखना बहुत सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएगी। क्योंकि वो जो सेल वाला जो चैप्टर है ना, वो साइटोलॉजी वाला जो आपका 2-3 चैप्टर है, जैसे जिसमें आपका सेल डिवीजन है, सेल है जो फंडामेंटल यूनिट है वो, और उसके अलावा आपका बायोमोलिक्यूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे चैप्टर अगर अच्छे से आप पढ़ लेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे पढ़ने के लिए, आपके जैसे आधा तो क्या नाम है, जैसे सिलेबस ही कवर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट, और चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। इस चीज़ को मैं समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा वहाँ पे। तो आई होप कि इसके बाद उसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब देखो 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम हम पढ़ेंगे उसी चैप्टर में। 70S टाइप के राइबोसोम होती है, 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं, 80S टाइप के राइबोसोम होते हैं, और कुछ जगहों पे 55S टाइप के राइबोसोम को भी देखा गया है। अब इसमें क्या होता है ना, ये लोकोमोशन कैसे करते हैं। नंबर 6, इनके लोकोमोशन के बारे में देखो, मैं थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूँ, आपके एनसीईआरटी में ये सारी चीज़ें नहीं है, बट समझना ज़रूरी है, वरना हम ऊपर से लेके ख़त्म कर देंगे, कुछ पता भी नहीं चलेगा कि हमने कब इसे कंप्लीट किया, और हमें खास कुछ नॉलेज है ही नहीं। तो अगर फ्यूचर में कुछ बड़ा प्लान करके चले हैं, तो फिर इन सारी चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ ना, इनको बहुत अच्छे से समझें। और ये बैक्टीरिया है जिनको आप पढ़ के माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में जाएंगे। यही बैक्टीरिया है, जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी बॉडी में इंटर करते हैं और आप बहुत सारी बीमारियां बना देते हैं। ओके, और यही बैक्टीरिया है जो वाइन, वोडका और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बेवरेज का प्रोडक्शन भी यही करवाते हैं। ओके, तो लोकोमोशन इनमें कैसे होता है, तो लोकोमोशन के लिए इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन सा पार्ट होता है, तो इनमें फ्लैजिलम और सीलिया या फिर इनके पास फ्लैजिलम होता है। फ्लैजिलम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये चीज़ आप समझ लें कि सीलिया या फ्लैजिलम क्या होते हैं। तो इनके पास कुछ पार्ट होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया ना, ये वाला, ये फ्लैजिलम है।
ये इनमें बीटिंग होती है और ये मूव करते हैं, मूव करने में ये पार्ट हेल्प करते हैं। ओके, कुछ बच्चों ने पहले भी इनके बारे में पढ़ा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो एकदम जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी अभी कमज़ोर नहीं है, कोई भी अभी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, क्लास 11 में कोई भी टॉपर नहीं है, कोई भी वीक स्टूडेंट नहीं है। एवरी स्टूडेंट इज इक्वल राइट नाउ। अभी सारे लोग बराबरी पे हैं। सारे लोग स्टार्ट करें, अभी से पढ़ना शुरू करें और मेरे साथ पढ़ें, और एक साथ चलते रहेंगे, हम लोग चलते रहेंगे, सारी चीज़ें चलती रहें। बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही टाइम दे जितने में ये एक दिन का एक लेक्चर कंप्लीट हो जा रहा है। आप ये हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ने की कोशिश करें तो ये समझ में आ जाएगा। ओके, तो लोकोमोशन में फ्लैजिलम और सीलिया को हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। ये तो सिर्फ मोनेरा का मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, कैरेक्टर्स जो है उनके मोनेरा के। अब मैं इनके क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो इनका जो क्लासिफिकेशन है, हाँ, अब इनके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। देखो, मोनेरा में जो मोनेरन जो होते हैं, जो इनमें पाए जाने वाले जो वेरी वेरी स्मॉल ऑर्गेनेल होते हैं या फिर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इनको हमने दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया, दो डिवीजन इनका बना दिया। और वो डिवीजन कौन कौन सा है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एक तो हो जाएंगे आपके आपके हो जाएंगे यू बैक्टीरिया, और एक हो जाएगा आपका हो जाएगा आर्की बैक्टीरिया। तो एक हो गया यू बैक्टीरिया और एक हो गया आर्की बैक्टीरिया। अब हम यू बैक्टीरिया में, जो कि ट्रू बैक्टीरिया वाला पार्ट है, तो उसमें हम एक तो सिंपल बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, जो नॉर्मल बैक्टीरिया होता है, या इनको ट्रू बैक्टीरिया भी इन्हीं को कहते हैं। एक तो ये हो गया। सेकंड, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी को हम पढ़ेंगे। और एक लास्ट में आपका माइकोप्लाज्म होगा। ओके, तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया का मैंने डायग्राम यहाँ पे पहले से बना दिया। लेबलिंग आपको करनी है, मैं एक बार बताऊंगा जरूर सारी चीजें। आप ये क्या दिख रहा है, वही लोकोमोशन वाला पार्ट। फ्लैजिलम इनके अंदर होता है, ट्यूबलिन प्रोटीन का बना हुआ फ्लैजिलम। अल्फा ट्यूबलिन, बीटा ट्यूबलिन, इस तरीके के जो प्रोटीन होते हैं ना, अल्फा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स, जब पहले ही कहा मैंने बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। तो ये जो ट्यूबलिन प्रोटीन वहां पे पढ़ेंगे, ट्यूबलिन प्रोटीन की ये बने होते हैं। ओके, इनका अरेंजमेंट कैसा भी होता है वो बाद में हम देखेंगे। ट्यूबलिन प्रोटीन के बने होते हैं, इनकी बॉडी पे सेल वॉल पाया जाता है। कुछ इनके कैरेक्टर्स अगर देखना चाहें तो इनकी बॉडी पे क्या होता है, सेल वॉल पाया जाता है। ओके, तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया की डिस्कवरी हुई थी, वो एक साइंटिस्ट, ठीक है, अभी उसको देख लेते हैं। एक साइंटिस्ट ने की थी बैक्टीरिया की जो डिस्कवरी, मे बी आफ्टर 18th सेंचुरी के मे बी लास्ट में, ठीक है ना। वो बैक्टीरिया की जो डिस्कवरी हुई थी शायद, या फिर उससे पहले ही हुई थी, या फिर 1658 ऐसे, ठीक है ना। तो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। ये साइंटिस्ट का नाम था। और ये साइंटिस्ट मैं बार बार कह रहा हूँ, वो एक्चुअली साइंटिस्ट नहीं, तो कोई दुकानदार थे, कोई बढ़िया किराने की उनकी दुकान थी। सारे सामान उस पर बहुत अच्छे अच्छे सामान मिल रहे थे, तो चीज़ें बड़ी सस्ती सी उस टाइम। तो लेकिन बड़ा शौक था इन लोगों को चीज़ों को डिस्कवर। ये यूरोप का टाइम था, वो जब यूरोप अपने एकदम पीक पर चल रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में एकदम पीक पे चल रहा था, उस टाइम का ये आदमी था वहाँ पे। तब एक नॉर्मल सा आदमी भी बड़ा ही क्यूरियस होता था ये साइंस को लेकर, यार ये सेल क्या है, ये
हम भी उड़ सकते हैं कि नहीं उड़ सकते, कभी हवाई जहाज के बारे में वो प्लानिंग कर रहे थे, कभी किसी चीज़ के बारे में। तो ये उनका बड़ा ही स्पेशल पीरियड था वो 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट। और ये मैं भी सॉरी याद आ गया, ये शायद 1682 या 1683 के आसपास की बात है। ओके, ये बड़ा ही क्यूरियस आदमी था इन चीज़ों को लेके। ये इसके पास खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था, आज की तरह से नहीं कि आप कहीं चले जाएं और कह दें कि माइक्रोस्कोप हमें चाहिए, तो वो माइक्रोस्कोप आज मिल जाएगा आपको, आजमगढ़ में मिल जाएगा, वाराणसी में जाएंगे वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन उस टाइम नहीं मिलता था, तो लोग अपने तरीके से कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंसेज जो होते हैं ना, उनको अरेंज करके किसी तरह से लगा के और उसके बाद ऑर्गेनिज्म को मैग्नीफाई करने की कोशिश करते थे। तो इसने सलाइवा और वाटर और ये टीथ में जो आपकी गंदगी थोड़ा सा होती है ना, तो वो ये सारी चीज़ें क्या नाम है उनको निकाल के उसने क्या किया, उनको ऑब्जर्व करना शुरू किया, उसको चेक करना शुरू किया स्लाइड में लगा के, और लास्ट में उसे कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म वहाँ पे देखने के लिए मिल गए। बाद में उसका नाम अलग अलग साइंटिस्ट ने, तो फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर किया था वो एंटोनी वैन लियोनहॉक ने किया था। बाद में क्या नाम है वो लुई पास्चर ने बताया कि यही फर्मेंटेशन के लिए यही रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म है, जो आपका पीने के लिए जो वाइन आ रही है, हाँ वोडका आ रहा है, टकीला आ रहा है, पता नहीं कौन कौन सा आ रहा है, सारे के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। फर्मेंटेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्मेंटेशन एंड अदर थिंग्स, तो ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये चीज़ किसने बताई? लुई पास्चर ने बताई। ओके, अब ये हो गया आपका, तो ये डिस्कवरी के बारे में, थोड़ा सा डिस्कवरी के बारे में था। चलो कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं, सिंपली हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो लोकोमोशन के लिए स्ट्रक्चर देखते हैं और समझते हैं। पहले तो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो प्रोकैरियोटिक होते हैं मीन्स इनके पास न्यूक्लियस नहीं पाया था। प्रो मीन्स आपको मालूम है प्रिमिटिव होता है, और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस होता है, तो इनके पास दे हैव अ वेरी प्रिमिटिव न्यूक्लियस। ओके, तो इनके पास वही सेम चीज़ें जो हमने थोड़ा सा मुद्रा में पढ़ी थी। तो एक तो हो गए पहला यूनिसेलुलर, नंबर 2 प्रोकैरियोटिक, नंबर 3 दे हैव लोकोमोशन के लिए इनके पास क्या होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ फ्लैजिलम होता है, ठीक है। इनके पास सेल वॉल होती है। एक चीज़ और, सेल वॉल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इनकी जो सेल वॉल होती है ना, वो सेलुलोज वाली नहीं होती, कुछ होते हैं उसमें बैक्टीरिया जिनके पास, जिनके सेल वॉल में सेलुलोज भी पाया था। सेलुलोज इज टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बट इनके जनरली ये सेलुलोज नहीं पाया था, बल्कि उनके डेरिवेटिव पाए जाते हैं। जैसे कि इनका जो बना होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन होता है। इसका बना होता है सेल वॉल जो होती है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, और जिसमें एक दो बड़े ही इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव पाए जाते हैं। किसके डेरिवेटिव? जो कार्बोहाइड्रेट के डेरिवेटिव पाए जाते हैं, जिनका नाम है एक तो हो गया एसिटिल ग्लूकोसमाइन, एक तो ये हो गया, दूसरा मैं इसी के ऊपर लिख दे रहा हूं। नंबर 2 हो गया एसिटिल म्यूरामिक, एसिड भी है साथ में एसिड। तो ये दो चीजें इनके साथ पाई जा रही, एक तो एसिटिल ग्लूकोसामाइन और एक एसिटिल म्यूरामिक एसिड। तो दो चीजें पाई जा रही है। दो कार्बोहाइड्रेट है, डेरिवेटिव कार्बोहाइड्रेट, कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कार्बोहाइड्रेट से डिराइव्ड है। तो ये दोनों चीजें किसमें पाई जाती हैं? उनके सेल वॉल जो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है, तो उसके बारे में। अब यही सेल वॉल जो होती है ना, सेल वॉल के ऊपर की एक लेयर होती है, ठीक। अब ये लेयर जो होती है वो एक कवरिंग बनाती है, कैप्सूल में कन्वर्ट हो जाती है, और वो हेल्प करती है फाइटिंग में अगेंस्ट एंटीबॉडीज ऑफ आवर बॉडी। दैट्स व्हाई दे कैन इजीली स्प्रेड इन आवर बॉडी। इसीलिए उनका इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी में, बड़ी तेजी से फैलता है।
तो ये हो गया फ्लैजिलम, ये सेल वॉल जो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई सेल वॉल होती है। दे हैव नो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल, नो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल। और इसमें क्या नहीं होता, इनके पास मीजोसोम होता है जो काफी हद तक मिलता जुलता है। किससे मिलता है, मैच करता है आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह से ये मैच करता है। तो इनके पास एक और हो गया 1 2 3 4 5 6 में इनके पास मेसोजोम प्रेजेंट होता है, मेसोजोम। आप लोग डिटेल में लिख सकते हैं, नोट्स जब बनाए तो अच्छे से। नंबर 7 इसमें क्या होता है, इनके पास आउटसाइड में थोड़े थोड़े सीलिया की तरह से स्ट्रक्चर दिखते हैं, बट ये सीलिया नहीं है, थोड़ा सा हार्ड होते हैं फ्लैजिलम की तरह से। इनको हम पिली कहते हैं और ये हेल्प करते हैं, कंजुगेशन में हेल्प करते हैं और किसी सबस्ट्रेटम से या फिर किसी चीज से अटैच होने में हेल्प करते हैं, उस पार्ट से जाके अटैच हो जाते हैं। ओके, तो ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। उसके अलावा वो इनके पास भी जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है। ओके, डीएनए इनका भी क्या होगा, सर्कुलर। देखो वो जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताई थी ना, वो तो मोनेरा की थी, ये तो मैं बैक्टीरिया की बता रहा हूँ। साइनोबैक्टीरिया के अलग कैरेक्टर, माइकोप्लाज्म के अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे वेरी करेंगे, तो इस चीज को आप समझने की कोशिश करें। तो ये जो मैंने कैरेक्टर बताया आपको ये समझना है। तो इसमें आपका आपने आर्ट देख लिए, सर्कुलर डीएनए होता है, ये मैं बना दे रहा हूँ सर्कुलर डीएनए। उसके अलावा कैरेक्टर नंबर बहुत ज़्यादा यहाँ पे लगता है कि लिखा जा चुका है, तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप कंटिन्यू करते रहे, लिखते रहे, नोट्स बनाते रहे और बीच बीच में अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसे वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा ध्यान से देख लिया करो। कभी कभी होता है ना कि एक्सप्लेन करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे लिखी जाती हैं और मिटाया भी नहीं जाता, इसलिए अगर बीच से देखोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, ठीक है ना। और ये 9th जो कैरेक्टर मैंने किस चीज़ के बारे में बताया कि इनके अंदर भी सारे रिएक्शंस वैसे ही होते हैं और इसीलिए उनके इस सर्कुलर डीएनए वाले स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोइड कहते हैं। चलो, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये हो गया। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स थे किसके, आपके बैक्टीरिया के। ये बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर हैं। ओके, बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर थे। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, जो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया देखेंगे। बैक्टीरिया कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे उनके शेप के बेस पे कितने टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, हम उस बैक्टीरिया को समझने की कोशिश करेंगे। फिर उनकी मोबिलिटी के बेस पे देखेंगे कितने टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, जैसे एट्राइकस होते हैं और उसके बाद एम्फीट्राइकस होते हैं, लोफोट्राइकस होते हैं, है ना। इस टाइप के हम बैक्टीरिया को देखेंगे उनकी मोबिलिटी के बेस पे। फिर हम ये देखेंगे कि कैसे क्यों बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव कहा जाता है, ये चीज़ भी समझेंगे। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, बस मेरे साथ आप कंटिन्यू रखें, मेरे लेक्चर्स को आप पर डे सुने और इसे देखें, नोट्स बनाते रहें। कहीं से भी कोई कन्फ्यूज़न कमेंट बॉक्स में लिखें, या अगर आप लोग अभी मैं एक जल्दी ही एक कोई नया नंबर कॉन्टैक्ट नंबर जनरेट करने वाला हूँ, ताकि जिस पे मैं आप लोगों के प्रॉब्लम्स को भी सुन सकूँ। उस टाइम में आप कॉल कर सकते हैं, एक टाइम बना दूंगा 2-3 घंटे का, 2 घंटे का, जिसके बीच में अगर आप कॉल करेंगे तो मुझसे आराम से बात हो जाएगी और हम लोग किसी भी क्वेश्चन पे डिस्कशन कर सकते हैं। ओके, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, थोड़ा सा उससे क्या नाम होता है कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, क्योंकि पहली बार ये सारे काम हो रहे हैं और इसीलिए बहुत सारी चीज़ें अभी मुझे भी सीखनी है। आप लोग इसमें हेल्प करें मुझे और मैं चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। चलो, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और अपने सारे दोस्तों को उसे शेयर ज़रूर करें और उनसे भी सब्सक्राइब करने को कहें। तो आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच।